गाड़ी आगे बढ़ेगी कि पीछे? कहीं नहीं। एक्सीलेटर दबाने से आता है। गाड़ी बंद है तो बैठ जा। मॉलिक्यूल्स के इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। सवाल यही है कि यार, जब कोई फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? मतलब पानी है वो ऊपर कैसे जा सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट बिना किसी फोर्स के? फोर्स लगना तो चाहिए, है ना भैया? कोई नहीं सोचा इस पे। चलो देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा था कि एक कंटेनर है, इसमें बीच में एसपीएम लगा है, एक तरफ दोनों तरफ कुछ सोल्यूशन है। पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, और इस वाले में 1 मोलर सल्यूट प्रेजेंट है, और इस वाले में और ऐसे में इस एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा कि सल्यूट पार्टिकल का? पे सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। और किधर से किधर होगा मूवमेंट? 1 से 2 में भी होगा और 2 से 1 में भी होगा, पर किधर से किधर वाला मूवमेंट ज़्यादा होगा? 1 से 2 वाला मूवमेंट ज़्यादा होगा कि 1 वाले में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना भैया? तो नेट मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का इधर होगा, इस साइड लेवल होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा? बढ़ेगा। और इस साइड क्या होगा? हटेगा। दिख रहा है ना? सवाल यही है कि भाई जब कुछ फोर्स नहीं है तो ऐसा ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर का ऊपर चढ़ना यार बड़ा रेयर फिनोमेना है। अपने मन से पानी ऊपर जा रहा है, क्यों? अपने मन से पानी कैसे ऊपर जा सकता है? कोई भी सोचने के लिए बोले तो लोग क्या किए संडे पूरा टेस्ट दिए, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैच देख रहे थे। खेल तो खैर 95 रन तक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो जीतेंगे भी और सेंचुरी भी होगी। पर क्या, जीतना भी ठीक था। पर 20 साल बाद जीते हैं यार। खेलने वाले पिछला वाला रन आउट अभी तक दिमाग से नहीं निकला, और ये वाला कैच भी अब दिमाग से नहीं निकलेगा। पर खैर कोई बात नहीं। तो मैच खत्म होने के बाद तो सोचे होगे डिप्रेशन में चले। कमेंट में गालियां दे रहे थे, उसी में टाइम चला गया होगा। वैसे कमेंट में गाली दे किसको रहे थे तुम? फिलिप्स को गाली दे रहे थे? अजीब अजीब टाइप के लोग। यहाँ के लोग इतना खलियर हैं ना, वो जाके वो यूएस वाले पे गाली दे रहे होते। अगर कोई यूके वाला भी या यूएस वाला पोस्ट करता है ना, जैसे यूके वाले ने पोस्ट किया कि यार हमारे हमारे म्यूजियम में चोरी हो गई, उस आर्टिकल पे जाके यहाँ इंडियन वाले कमेंट कर रहे हैं ये बढ़िया है, चोर के घर में चोरी हो गई, मजा आया। उसमें से एक लड़का कमेंट कर रहा है हमारा कोहिनूर बचा के रखे रहना। हमारा कोहिनूर है। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, उसका जो रीजन है ना, वो है वेपर प्रेशर। अगर तुम देखोगे तो किस जगह पे, किस साइड कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे सल्यूट का, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े हो ना? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अबे, और ऐसी सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर होगा, प्रेशर 1 का ज़्यादा होगा या 2 का ज़्यादा होगा?
वन वाले कंटेनर में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या टू वाले कंटेनर में? वन वाले में वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, क्या दिख रहा है ना? टू वाले में वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। किस केस में वेपर ज़्यादा बनेगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? पहले वाले में वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर भी पहले वाले में क्या होगा? ज़्यादा हो, क्या? अब वेपर प्रेशर इस साइड ज़्यादा है और इस साइड कम है, तो ऑब्वियसली जो नेट मूवमेंट है, नेट फोर्स है, वो किससे किधर से किधर लग रहा है? वन से टू की तरफ लग रहा है, और इसीलिए मूवमेंट भी किधर से किधर हो रहा है? वन से टू की तरफ हो रहा है, क्या दिख रहा है ना? पर मान ले कि मैं इस तरफ ना एक पिस्टन लगा दूं, और जो भी कम प्रेशर लग रहा है इधर, इधर मान ले कि P1 प्रेशर लग रहा है, इधर P2 प्रेशर लग रहा है, इधर हम एक्स्ट्रा प्रेशर एक P डैश लगा देते हैं, क्या P डैश लगा देते हैं, जिससे कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P डैश हो जाए। इधर से प्रेशर लगाएंगे, अब नेट प्रेशर किस साइड से ज़्यादा लगेगा बे? नेट प्रेशर किस साइड ज़्यादा लग रहा है? बराबर, तो नेट फोर्स किस साइड से ज़्यादा लगेगा? दोनों साइड से बराबर लगेगा। अब तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होगा? किधर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी सारे फोर्स क्या हो गए? एल एन। तो अभी जो उधर से एक्स्ट्रा एक प्रेशर लगाए हैं, उसकी वजह से ये जो ऑस्मोसिस है वो क्या हो गई है? रुक गई है। और यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? अगर प्योर सॉल्वेंट है, इधर खाली सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन नहीं है, और इधर सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के साइड में प्रेशर लगाते हैं, जिससे कि सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जाने वाला जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, उस प्रेशर को जो जो वो प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि वो ऑस्मोसिस रुक जा रही है, उसी प्रेशर को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? पर मान ले कि वो प्रेशर और बढ़ा दूं मैं, और इतना बढ़ा दूं, ये प्रेशर ही ज़्यादा, इधर का ही प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करने लगेंगे? उल्टा मूव करने लगेंगे, क्या? और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, इन शॉर्ट आरओ बोलते हैं। आरओ वाटर देखे हो ना? तो आरओ में क्या होता है बेसिकली? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के सॉल्वेंट पार्टिकल को ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव, क्या समझ में आ रही है बात? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो लिखवा दिया था ना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम्हें पता होगा कि किधर से किधर मूवमेंट होगा ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रोक दे फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मान ले कि ना एक एक कंटेनर लेते हैं, जिसमें एक साइड सिर्फ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ क्या है? सोल्यूशन। इधर सोल्यूशन है, और इस साइड ही हम क्या लगा रहे हैं? सिलेंडर पिस्टन लगा के प्रेशर लगा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं टू प्रिवेंट दैट ऑस्मोसिस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रेशर नहीं लगाते तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर जाते हैं? सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, है ना? पर प्रेशर लगाने की वजह से ये सॉल्वेंट पार्टिकल अब नहीं जा रहे हैं, वही जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, आप लोग और प्रेशर बढ़ा दें, और ऐसे में ऑस्मोसिस किधर से किधर होने लग जाएगी? सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लग जाएगी, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा होगा, वो लिख लेना। देखो, तुम लोगों में यार क्लासेस इस week बड़ी कम लगाए हैं। नहीं लगाया तो परसों तुम लोगों में मेरी कोई क्लास नहीं है। है क्या? नहीं है? हम कह रहे नहीं है, ऐप पे दिखा रहा है, चेंज हो जाएगा।
नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, मेरी क्लास दूसरी जगह लगी, दूसरे बैच में लगी है, तुम लोगों में नहीं लगी है। पहली क्लास है ZSV, अरे जूलॉजी SV क्यों लिखा है, तो SP है ना। फिर उसके बाद है बॉटनी, सर हैं विकास सर, और फिर PSN है, मतलब SN राय सर की physics। खुद याद कर रहे हैं। मैम 1 महीने के लिए गई हैं कहीं, क्या नाम है यार, कहीं उधर ही गई हैं, झारखंड साइड में चली। भिलाई, हाँ। तुझे कैसे पता भिलाई? मैं नहीं बताया, सबको पता है, हाँ। अचानक से उनको बताएगा तो तुरंत ही चल आ जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखे हुए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, बस स्पॉन्टेनियस काट देना वहाँ पे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तभी हो पाएगा। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो जानते हो ना। रिवर्स ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस है। लिख लो डेफिनेशन, movement of solvent particle from higher concentration of solute to lower concentration of solute called reverse osmosis। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परसों नहीं लगी है पर बाकी दिन 2-2 क्लास लगी है मेरी, बाकी दिन के बाद से 2-2 क्लास लगी है। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जूलॉजी बॉटनी दोनों की ही क्लास नहीं लगी। तो जितना जूलॉजी बॉटनी पढ़ना है आज पढ़ लेना, और परसों पढ़ लेना, के बाद से सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। जूलॉजी बॉटनी की तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। नहीं, मेरा ही सबसे पीछे चल रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। कवर हो जाएगा सिलेबस का, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो सिलेबस जल्दी ख़त्म। क्या? आज पता चल जाएगा तुझे। जब सोल्यूशन चैप्टर ख़त्म होगा ना, के बाद तो मुझे बताना कि क्या नहीं हुआ है। सब हो, लिख लिया। लिखो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक डिवाइस होता है इस टाइप का, एक पतला सा ट्यूब होता है, और ये जो पतला ट्यूब है ये बाद में फनल का रूप ले लेता है, ऐसा फनल जैसा बन जाता है। जिस भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसको हम इसके अंदर भर देते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा SPM, क्या, और इसके अंदर भर देते हैं हम लोग सोल्यूशन, यहाँ नाक तक भर देते हैं। और इसको डिप करते हैं हम लोग एक सॉल्वेंट, बाल्टी लेते हैं और इसमें सॉल्वेंट भर देते हैं सफिशिएंट अमाउंट तक, यहाँ गर्दन तक इसके। अब एक बात बताओ, सॉल्वेंट की तरफ से P0
ज़्यादा लगेगा, या यहाँ पर ट्यूब के अंदर पीएस ज़्यादा होगा? पी नॉट ज़्यादा होगा कि पीएस पे? पी नॉट। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगा या सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ? दोनों की तरफ, पर नेट मूवमेंट किधर होगा? सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। नेट मूवमेंट सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ होगा। और ऐसे में ये जो वाटर होगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अब ये जब ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पर लगने वाला प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ऊपर चढ़ते चढ़ते रुक जाएगा। ऐसे टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ लगा है ना, एच हाइट का, उसके बाद से ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो यही जो प्रेशर है, इसी प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पी आता है, पी डैश, या कितने बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े? फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फ्लूइड में। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? हाइट। और जब ये कैलकुलेट किया गया, जो रो जी एस था वो एम आर टी के बराबर आ रहा था। एम आर टी के बराबर। एम क्या है यहाँ पे? मोलैरिटी। मोलैरिटी है ना। कहीं कहीं पे सी आर टी लिखा रहता है। वो सी जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन कौन से टर्म में लिखा जाता है? मोलैरिटी के टर्म में। तो मैं यहाँ सीधा एम आर टी लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या? आप लो और लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। नेट मूवमेंट जीरो होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव तो करेंगे इधर से उधर, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। क्या? लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एट 20 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 एटीएम। रिपीट करते हैं, लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्यों रिपीट कर? मैं आंसर बताना है, खाली एक्सप्रेशन नहीं लिखना। क्या?
तेरह में घर तो नहीं जा रहे तुम लोग? एक दिन की छुट्टी में कैसे ही जा पाओगे जाना? दिवाली में तो घर जा रहे होगे। हाँ, मत जाना। एक साल दिवाली मत मनाओ, मना लेना बाद में। एक दिवाली नहीं मनाओगे तो इसके बाद की 60-65 दिवालियाँ अच्छी भी हमारे ऊपर है। 60-65? अरे जियोगे तो 80 साल कम से कम। 15 के हो गए और 15 से 20 में कोई एक नंबर होगा। 20 से ऊपर तो नहीं हो कोई। 25 कौन बैठा है इधर? फिर तो मैं उसे भैया ही बुलाऊंगा। 30 वाला तो कोई नहीं होना चाहिए। अरे नहीं यार, 24। नहीं नहीं, मेरा एज ज़्यादा है। छोड़ने दे। मैं हर रोज बैठ के अपना उम्र गिनता रहता हूँ। 37। इस साल 37 हो गया। 37। डबल ही होगी तुम लोगों से तो। पापा थोड़े छोटे हैं। हाँ हाँ, तो उतने ही लगभग उतने। सही टाइम पे शादी हो जाती तो तुम्हारे उम्र का बच्चा होता मेरा। क्वेश्चन। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। कंसंट्रेशन कितना दिया है? 1। आर की वैल्यू 0.081 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना? ये 1 क्या है? मोल पर लीटर, यही आ रहा है। और इंटू 300 केल्विन। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये केल्विन से केल्विन, मोल से मोल और लीटर से लीटर कैंसिल हो रहा है। खाली क्या बच रहा है? एटीएम। सॉल्व करके बता कितना रहा? दिख रहा है? 24.6 एटीएम आएगा। ये आंसर कितने लोग सही से निकाले? मतलब चलो, मल्टीप्लिकेशन आता है तुम लोग। ठीक है। ये क्वेश्चन देना मेरा मेन मोटिव नहीं था। इस क्वेश्चन के थ्रू जो समझाना है वो मेरा मेन मोटिव है। ये जो 24.6 एटीएम है, ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है। एक एटीएम अगर मरकरी के बराबर लिया जाए, मरकरी की लेंथ के बराबर लिया जाए, तो कितना हाइट तक जाता है? 76 सेंटीमीटर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कभी? 1 एटीएम जो होता है वो 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पर पानी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो वाटर की डेंसिटी अगर 1 हो, तो एक एटीएम अगर मरकरी की जगह पे पानी यूज़ किया जाए ना, तो एक एटीएम कितने के बराबर पहुंचेगा? वह कितने हाइट ऑफ वाटर के बराबर पहुंचेगा? किसी कोई आइडिया है? 10 मीटर। क्या? 7.6 मीटर मरकरी का यूनिट होता है, इंटू 13.6। ये जो मरकरी की डेंसिटी होती है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 10.33 आएगा। 10.33 मीटर ऊंची हाइट का अगर कोई वाटर कॉलम होगा तो वो कितना प्रेशर जनरेट करेगा? 1 एटीएम प्रेशर जनरेट करता है। एक आइडिया बता रहा हूँ कि कितना। 10 मीटर पता है ना कितना होता है? ना, मैं 1.5 मीटर से ऊपर हूँ, 1.7 मीटर मान सकते। 10 मीटर मतलब मेरे जैसे 6 लोग ऊपर खड़े। क्या ऐसे खड़े मत कर दो, ऐसे बस इमेजिन करो। तो ऑलमोस्ट ये बिल्डिंग के से थोड़ा सा कम। क्या? बिल्डिंग से थोड़ा सा कम। वो 10 मीटर होता है। उतना पानी जब ऊपर जाता है तो कितना प्रेशर जनरेट होता है? एक एटीएम। 24.6 एटीएम जनरेट करने के लिए कितना मीटर ऊपर तक पानी पहुंचाना पड़ेगा? 250 मीटर। 250 मीटर। 246 नहीं, 246 × 33। 250 मीटर के करीब में है। क्या? 250 मीटर का पानी ऊपर जाएगा तब जाके इतना प्रेशर जनरेट होगा, और तब जाके वो ऑस्मोसिस रुकेगी। समझ में आ रही है बात? 250 मीटर कितना लंबा होता है बे? 250 मीटर का कोई बिल्डिंग लखनऊ में है भी नहीं। हाँ, 250 मीटर का कोई बिल्डिंग नहीं है। मतलब 10 मीटर इंटू ऐसा ही 15 फ्लोरी के, मतलब
15 फ्लोर और ऊपर, 15 ना, कितना हुआ, 30 फ्लोर। 30 फ्लोर का कोई इधर है क्या अपार्टमेंट? नहीं, मैक्सिमम 24 फ्लोर मैंने देखा, 21 फ्लोर तक आता है, 30 फ्लोर का तो है ही नहीं। इतना ऊंचा पानी पहुंचेगा तब जाके प्रेशर इतना आएगा, बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिट है, और बहुत ज़्यादा जब रहता है तो ऐसे में 1 मोलर कंसंट्रेशन में ही इतना ज़्यादा आ जा रहा है। अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो ये एटीएम तभी भी क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और जो हायर वैल्यूज होती हैं उनको कैलकुलेट करने में एरर कम आता है, पता है ना बे। अगर एरर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, 250 मीटर में 1 मीटर का भी एरर कर देते हो जो कि बहुत ज़्यादा है, तो भी परसेंटेज एरर क्या आएगा, काफ़ी कम आएगा। तब पढ़े हो नहीं एरर, परसेंटेज एरर, ये बहुत कम आता है। और इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ किया जाता है ऐसे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख, देखो, 20 ग्राम ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर जानते हो ना, है पॉलीमर, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और तुम्हें बताना है कि हाँ उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये बताना है। मान लो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट एम एक्स मान, जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाल। आंसर नहीं बताना, अरे सुन के बाकी लोग भी गलत कर दें। आया 4,000, 40,000, कितने लोग 4,000 आंसर निकाले हो? 40,000 कितने लोग निकाले हो? 400, तो निकालो, कुछ तो निकालो। क्या तेरा 40? कभी कुछ निकाली नहीं होगी। लेकिन फोन है ना तेरे पास, कैलकुलेटर निकाल कर, तुझे फ़ोन यूज़ करना अलाउड है, कैलकुलेटर, खाली कैलकुलेटर, और कुछ यूज़ करते हो देख ले। अनुपमा देख रहे थे? तुम्हें से कोई अनुपमा तो नहीं देखता है? कौन देखता है, तू अनुपमा देखती है? नहीं जानना मुझे कौन सा सीरियल देख। बिग बॉस तो कोई नहीं देखता ना इसमें, मतलब तू फॉलो तो करती है कम से कम। तो तू ही तो नहीं वो जो कहते हैं एल्विस भाई, हैं?
एलविस भाई के तगड़े ही फैन है, उनको कुछ बोल दो तो फिर वो मारने ही चले आते हैं सब। मैं एलविस भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। कौन है ये एलविस भाई? खाली नाम ही सुना मैंने। चलो देखते हैं। मान ले कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एक्स। तो अगर 20 ग्राम लिए हैं तो और मॉलिक्यूलर वेट एक्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई एक्स। और इसको डिसॉल्व किया गया है और कितना पानी बनाया गया, अरे 1 ही लीटर। तो इसका मोलैरिटी कितना आएगा, इतना। और इनटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.082। और इनटू तापमान कितना दे रखा है, और ये सब जोड़ जाड़ कितना आ रहा है, 0.2। यही आ रहा है। सॉल्व करना, मेहनत करना और एक्स की वैल्यू बताना, एक्स की वैल्यू आएगी। करना पड़ेगा, यही आएगा। और ये आना चाहिए, कितना आ रहा है ये, 4,000 आ रहा है कि 40,000। एक्स की वैल्यू आएगी 4,000। ये कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? बाकी क्या किए बे, कठिन था क्या ये? तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इस मेथड से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 1 मिनट, मैंने मोलर मास ऑफ NaCl बोल दिया। NaCl का फॉर्मूला लिख के मैंने NaCl का मॉलिक्यूलर वेट पूछ दिया। ठीक है, इसको ऑनेस्टली करेंगे। ठीक है, बेसिक वाले मेथड से, ये नहीं कि NaCl का Na का पता है कितना, 23 होता ना, और Cl का भी पता है 35.5, तो वो 58.5 नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, ईमानदारी से। कितने लोग वैसे 58.5 आंसर निकाल पाए? हाँ, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, वही। मान लो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl जो है वो एक्स है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालना है, ना कि ऐसे ही कि हमको एज वी नो दैट स्केल का मॉलिक्यूलर वेट 8.5। हाँ, वैसे ही कर। देखो तो 58.5 उससे निकाल पाते हो कि नहीं?
कर लिया होगा। कितने लोग मॉलिक्यूलर वेट कुछ ना कुछ निकाल लिए सॉल्व करके? कितना रहा 58? कितने लोग 58.5 आंसर निकाल लिए? क्या कर रहे हो बे, जल्दी निकालो। मान लो कि सेम वही से 5.85 डिवाइडेड बाई क्या मान लो, एक्स। टोटल वॉल्यूम कितना बना? 10 ना। नीचे डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 10। ये क्या लिखा है मैंने? मोलैरिटी इनटू क्या करोगे? 0.082 इनटू कितना? 300 और इज इक्वल टू कितना पे? 0.492। यही आएगा। सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या? कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए? एक्सप्रेशन तो सब लोग लिखे हो ना सही। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 29.25। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बे? 40। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5 होता है। तो 58.5 नहीं है। कितना है ये? 58.5 बाई 2। नहीं, देखो NaCl को जब बाकी सब किसी भी कंपाउंड को रख के ऑस्मोटिक प्रेशर से जब मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ना, तो सब सही आता है। NaCl लेके जब करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट है वो जस्ट हाफ आता है। और ये सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं है कि अरे मॉलिक्यूलर वेट हाफ कैसे आ गया। हाँ, NaCl के साथ थोड़ा दिक्कत है, ये हाफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बे? वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने इसलिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NaCl पानी में जब डिजॉल्व होता है तो ये किस में टूट जाता है? Na प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं 1 मोल NaCl लेता तो इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए सोल्यूशन में? अरे हमने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व किए थे? 1 मोल। लेकिन टोटल सोल्यूशन में कितने पार्टिकल मिल गए? 2 मोल पार्टिकल मिले। दिख रहा है ना? और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कैसी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने अपने मन से डिजॉल्व तो 1 ही मोल किया था, ये सोच के कि 1 मोल जाएगा। लेकिन पानी में जाके कितना मोल बन गया? 2 मोल बन गया। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम सोच रहे हैं उसके मुकाबले कितना आएगा? डबल आएगा। समझ में आ रही है बात? ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम सोच रहे थे वो एक्सपेक्टेड से कितना टाइम्स ज़्यादा आएगा? 2 टाइम्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो डबल हो जा रहे हैं। दिख रहा है ना बे? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डबल आएगा एक्सपेक्टेड से, तो कंसंट्रेशन भी एक्सपेक्टेड से क्या आ रहा होगा? डबल। तो मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेक्टेड से क्या आ जाएगा? हाफ। और इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट इससे हाफ आ रहा। क्लिफ में हो? तो NaCl के ऊपर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्या बे? नहीं करेगा। कहाँ कर रहा? NaCl ऐसे पार्टिकल जो कि सोल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मूला काम नहीं कर। क्या? उनको कैसे काम कराया जाएगा? देखो, क्वांट ऑफ फैक्टर। क्वांट ऑफ फैक्टर नाम सुने हो? देखो, क्वांट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से कि H से? I से। क्या? I से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस, number of moles of particle produced by 1 mole of a solute, 1 mole of a solute is defined as quant of factor.
डिफाइंड एज क्वांट ऑफ फैक्टर। एक मोल सल्यूट से जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। तो NaCl में एक मोल को डिजॉल्व करने से कितना मोल पार्टिकल मिल रहे हैं, 2 मोल, है ना। तो NaCl का क्वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट क्वांट ऑफ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग कौन, करो। कैसे हरा तिरछा लिखा हुआ है यार, करो अभी तो क्या ही करेंगे। और इसीलिए अभी तक के क्वेश्चन में, इससे पहले तक जो भी कंपाउंड दे रहे थे वो या तो यूरिया दे रहे थे या फिर क्या दे रहे थे, ग्लूकोज। क्योंकि यूरिया को डिजॉल्व करने से कितना वो डिसोसिएट होता है कि एसोसिएट होता है, कुछ नहीं होता। यूरिया डिजॉल्व होता है तो यूरिया ही रहता। तुम क्या करो, इन सबको पानी में डालो और देखो कि कितने पार्टिकल बन रहे हैं। कर लिया होगा। डिजॉल्व करते हैं, यूरिया को डिजॉल्व करोगे कितने पार्टिकल मिलेंगे, ग्लूकोज को डिजॉल्व करोगे तो भी एक, सुक्रोज को डिजॉल्व करोगे तो। अब देखो सुक्रोज वाला ना बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कहीं कहीं पे सुक्रोज को 1 लिखा रहता है और कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। सुक्रोज को जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है ना वे। तो 2 पार्टिकल मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ पे इसका जो क्वांटम ऑफ फैक्टर है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या, और कुछ किताबें हैं जो 1 भी मानते हैं, तुम क्या मानोगे बे।
यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे हेल्प। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, देख लेना जो भी ऑप्शन तुम्हें सुटेबल लगे वो टिक कर देना, ठीक है। अगर वन ऑप्शन में नहीं है तो टू टिक कर देना, वन ऑप्शन में तो वन। ठीक, दोनों है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इस पे कुछ नहीं कहता। तो अगर अगर ग्लूकोज सुक्रोज को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो तुम्हें पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, पता है ना बे। मतलब 1 मोल ग्लूकोज लेंगे तो सोल्यूशन में कितने पार्टिकल मिलेंगे, 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। पर नीट में एक साल पेपर आया है हुआ है और इस वांट ऑफ फैक्टर है वो 1 लेके किया था। अभी कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल, नीट वाले ही अब 1 कह रहे हैं तो अब क्या ही बोलूँ। तुम देख लेना जो तुम्हें, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊँगा कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इस पे ज़्यादा डिबेट करना भी सही। क्वेश्चन में मुझे देना नहीं चाहिए, पर अक्सर सुक्रोज का लोग पूछते हैं, सुक्रोज में दो पार्टिकल, हाँ क्या कहना चाह रहा है, दो पार्टिकल बनते हैं पर, और यही चीज़ मैं बताते आया था पूरे साल सभी बच्चों को, हर साल बताता हूँ। पर एक साल नीट में क्वेश्चन आया तो उन्होंने वांट ऑफ फैक्टर बन रखा है। और उस समय तक वो ये जो आजकल आ रहा है ना कि चैलेंज कर सकते, देखते हैं, पर अगली बार आएगा तो चैलेंज। यहाँ पे इसको पानी में डिजॉल्व करो, कितना आएगा, 5, दिख रहा है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजॉल्व करने कितना आएगा, 4। के फॉर एफिशिएंट 6 को 5, ए एक्स बी वाई को एक्स प्लस वाई, दिख रहा है ना। ठीक है, वन प्लस एसिटिक एसिड पानी में जब डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता, पता है ना। तो क्या बनाता है, एसीटेट आयन, और प्लस क्या, एच प्लस। अगर इसका 1 मोल लें और अल्फा 40% हो तो इसमें से कितना घटाओगे, 40 या 80.4, इसका कितना बनेगा 0.4, और इसका कितना बनेगा। टोटल कितने पार्टिकल मिले हैं बे, ये बनेगा 1.4, दिख रहा है ना। इसके लिए जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगा 1.4, और अगर यहीं पे अल्फा होता, इसका अल्फा बनता है, इसका अल्फा, और टोटल कितना आता, 1 प्लस अल्फा। दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना। एक और करो, चलो करो। ये बी एन जेड क्या है बे, ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस ना, मतलब एस्टिक एसिड को हमने पानी में डिजॉल्व किया, क्या, एस्टिक एसिड को पानी में लिया है। तो बी एन जेड का मतलब क्या है, एस्टिक एसिड को बेंज में लिया, मर्सरीज बेंज में, मर्सरीज बेंज नहीं, बेंजीन में लिया, क्या, क्या डिफरेंस हो जाएगा, बेंजीन में ले लेंगे चाहे पानी में ले लेंगे, कहीं भी लोग, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई बता सकता है एस्टिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करने से और बेंजीन में डिजॉल्व करने से क्या फ़र्क पड़े, अल्फ़ा दोनों जगह सेम। पोल से हट के बात कर, इधर आ, तू उधर पोल के पीछे छुप के कहाँ बैठा है, इधर आ, इधर आ जा, इधर आगे आ जा, अरे आगे आ, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक कहाँ है, इधर आ, ऐसा लग रहा है कोई भूत बतिया रहा है उधर, इधर, यहाँ बैठ, सामने रहेगा ना तो। पोल ही दे रहा हूँ तुझे, पोल पे चिपक के। क्या कह रहा था बता अभी।
अरे कुछ कह तो रहा था तू वहां बैठ के फोन चला रहा था, फोन के पीछे फोन नहीं चला रहा था। फिर देखो इसने पोल सेलेक्ट कर लिया, पोल के पीछे जाके छुप जाते हैं सब। ठीक है, एक और है क्या कोई? क्या बोल रही है उधर? पोल हटवा दें तो ये छत तुम्हारे ऊपर होगी, पोल हटवा देंगे। अरे मैं नहीं रहूंगा ना। मैं क्या होऊंगा, बिना पोल वाले क्लास में जाता भी नहीं मैं। पता नहीं, पहले ये सरकारी बिल्डिंग थी, पता नहीं कोई है इसमें। पहले ये इसमें रेजिडेंस वाली बिल्डिंग थी, रेजिडेंस वाले चलते थे, उसके बाद फिर कोई एक सरकारी बिल्डिंग बनी तो आप सब पान वान खा के थूके रहते थे। पिछले साल जब मैं ज्वाइन किया था तब ये बिल्डिंग थी भी नहीं यहाँ, मतलब बिल्डिंग थी अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, हमें समझ में आता है कि इसमें क्लासेज निकालेंगे कैसे, इतनी सारी क्लासेज, 4 क्लासेज एक फ्लोर पे आएंगी कैसे? जैसे जैसे वो डिजाइन ने कुछ कुछ करके मैनेज किया, पता नहीं कैसे मैनेज किया। अच्छे अच्छे रूम को ऑफिस बना दिया, कौन से रूम को ऑफिस बना? फर्स्ट फ्लोर को ऑफिस बनाया बस, और क्या करते? ठीक, ठीक है। ये एस्टिक एसिड को जब बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, किसी कोई आइडिया है? एस्टिक एसिड, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऐसे में जो एस्टिक एसिड होता है वो डिजॉल्व होके डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट होता है। शायद तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो। यहाँ पर ये जो कोई भी एस्टिक एसिड होता है ना, वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जब भी इसको हम वेपराइज करते हैं, उड़ाते हैं ना, तो ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही उड़ जाता है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही उड़ जाता है, ये टूटता नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? और डाइमर बना के रहता है, इसको डाइमर बोल, डाइमर उमर जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग? डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक के एक कंपाउंड बना, ठीक है। ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल आपस में चिपक के तीन एक कंपाउंड बना रहे तो उसको ट्राइमर बोलेंगे। ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में एक रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे तो पॉलीमर बोलते हैं। ये क्या है? डाइमर। एस्टिक एसिड बेंजीन में, ये बेंजीन में ही होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और इस टाइप का एक कंपाउंड बना, ये बनाते हैं। अब इसका एक मोल लेंगे तो इसमें से कितना, वहाँ जो अल्फा लिख रखा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है? एसोसिएशन, तो यहाँ से कितना एसोसिएट होगा? 0.4, तो इसका कितना बनेगा? 0.4 की 0.8, 0.2, दिख रहा है? अरे इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 0.4 मोल से कितना बनेगा? 0.2। समझ में आ रहा है ना? सदमे में लग रहे हैं यार ये सब। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.8, दिख रहा है? इसका मतलब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ऐसे में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू और जो मॉलिकुलर वेट आएगा वो ज़्यादा आने लगेगा। क्या? ज़्यादा आने लगेगा। तकलीफ में हो? ठीक, ये कितने लोग सही से सोच पाए थे बाय द वे? कोई बात नहीं, छाप लो, जल्दी छाप लो, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं। अब से ये जो फॉर्मूले हैं ना अपने पास, कौन कौन से फॉर्मूले? ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो? पी नॉट माइनस पी एस बाई क्या? पी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, यही होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए बी इंटू एम, यही होता है। डेल्टा टी एफ ये कितना होता है? ए एफ इंटू एम होता है। और पाई की वैल्यू कितने के बराबर होती है? एम आर टी के बराबर। आज के बाद से इस फॉर्मूले को हल्का हल्का मॉडिफाई करेंगे। सबके आगे क्या लगाओगे यहाँ पे?
आई, यहाँ भी आई, और यहाँ भी, यहाँ दोनों साइड नीचे भी आई लगेगा। क्या? नीचे भी आई लगेगा। देख लो आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने आता है तुम लोगों को? अरे आता है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन देते कर। अब से जब भी फॉर्मूला लगाना होगा किसी भी कंपाउंड का, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? मॉडिफिकेशन। अबे हाँ हाँ, क्या हुआ बोल। ब्रैकेट नहीं बनाया ना, तो सिर्फ एन के साथ। अगर दोनों के साथ होता तो फिर कैंसिल ही कर देते नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता। पहले वाले फॉर्मूले में एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, वही है ना। अरे भूल गए क्या तुम लोग फॉर्मूला? पी नॉट माइनस पी एच डिवाइड बाई पी नॉट कितने बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है। अब बी होता है तब जबकि बी सोल्यूट हो और ए सॉल्वेंट। यहाँ पे बी जो है वो सॉल्वेंट है। क्या? हाँ, तो यहाँ पर रखवाएं तो ए को सोल्यूट रख, मान लिख लो ए सोल्यूट। क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन करो, बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या? ऐसा ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए करवा रहे हैं। कल ये नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा, इस टाइप का आया होगा। करो। एज्यूमिंग 100%। कर लिया, आसान से ही था।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ कितना आ रहा है इसका? पॉइंट, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू मोलैरिटी कितना है? 0.3 इंटू क्या? आर टी, हाँ टेम्परेचर कुछ। इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? 0.3 इंटू, इसमें आई की वैल्यू कितनी है BaCl2 के लिए? 3 और मोलैरिटी 0.2 इंटू क्या? आर टी। यही आ रहा है? जरा यहाँ देखना, यूरिया कितना होता है? 1 और 0.55 इंटू क्या? आर टी। और इसके लिए जो आएगा 5 इंटू 0.1 आर टी। यही आ रहा है? देखो आर टी तो सब जगह कॉमन है ना। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कितना आ रहा है? और ये भी, ये 55, और यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पूछे ना। अरे यार, तो यहाँ तो दोनों जगह हाईएस्ट आ गया, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, 0.25 मोलर कर देते हैं, ठीक है? 0.25 मोलर करेंगे तो ये कितना आएगा? ज़्यादा ही ज़्यादा आ गया, पर खैर जो है वह है, क्या कर सकते। इसमें सबसे ज़्यादा आई इंटू एम की वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा आ रही है? BaCl2 के लिए। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? ठीक है, अभी ध्यान से सुनना जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है? एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, अगर ये पूछता है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेल्टा टीबी किसका होगा? डेल्टा टीबी किसका होगा भाई? ए का, बी का, सी का या डी का? डेल्टा टीबी भी क्या होता है? आई इंटू मोलैलिटी इंटू के बी, यही होता है ना। और जिसके लिए भी आई इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा है? तो जल्दी से एक ऑर्डर बताते हैं। बी का सबसे ज़्यादा है, फिर ए का, फिर सी का, और सबसे छोटा, यही है ना बे? जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दें, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा कि इसका उल्टा होगा? यही होगा। अगर मैं डेल्टा टीबी की वैल्यू पूछूं, इसका ऑर्डर क्या होगा? यही है या इसका उल्टा? यही होगा, क्योंकि डेल्टा टीबी भी क्या होता है? आई इंटू एम। और अगर मैं टीबी की वैल्यू पूछता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का पूछता हूँ, तो यही ऑर्डर आएगा कि इसका उल्टा भी? हाँ, यही आएगा, क्योंकि जो डेल्टा टीबी होता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़े। क्या तकलीफ में हो? अच्छा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? सेम यही ऑर्डर होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट का भी, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसके लिए केमिस्ट्री आने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से काम चल जाता है। क्या? तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को कौन डिक्रीज कर रहा है? अरे, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को कौन डिक्रीज करेगा? बी वाला, है ना? तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है तो ये सबसे कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सबसे ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका होगा? बी का, है ना? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा होगा? बी का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बे? ये कुछ बोलते ही नहीं है सब, ये खाली सुनने बैठे हैं। देखो, सुनने बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है? कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना? जय माता दी छोड़ के कुछ भी बोलते रहते। तो यहाँ पर एक बात बताओ, वो आई इंटू एम की वैल्यू सबकी निकाल ली है ना? अगर आई इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आता है? आई इंटू बी के, आई इंटू एम की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है और सबसे कम किसके लिए? डी के लिए। दिख रहा है ना? तो
ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी का। सबसे कम किसका होगा? डी का। हाँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी का। और सबसे कम? डी का। ये बी और डी को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। सेकंड और फोर्थ बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सेकंड का, है ना? और सबसे कम? समझ में आता है सबको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? सेकंड का। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा होगा? सेकंड का। पर अगर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाए, एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो क्या बताओगे? सेकंड का। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? फोर्थ का। दिख रहा है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज जब सेकंड वाला ज़्यादा करेगा और डी वाला जो फोर्थ वाला है वो डिक्रीज सबसे कम करेगा, तो कम किसका होगा बे? सेकंड वाले का कम होगा। ठीक है? तकलीफ में हो? अच्छा, वेपर प्रेशर में डिक्रीज कौन सबसे ज़्यादा करेगा? सेकंड वाला। तो वेपर प्रेशर सबसे कम किसका होगा? सेकंड वाले का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। दिखाई दे रहा है? क्योंकि सेकंड वाला वेपर प्रेशर में डिक्रीज ज़्यादा कर रहा है। ये सब मुझे बताना पड़ेगा क्या? और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने, इन सब से क्वेश्चन आया हुआ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो फ्रीजिंग पॉइंट से है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाले में कंफ्यूजन होता है। क्या? तो जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता, पता नहीं कैसे। समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन। सॉरी सॉरी। नहीं यार, ये क्वेश्चन नहीं देना था मुझे, कोई एक और क्वेश्चन देना था। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो। लिखो। 0.2 मोलर, 0.3 मोलर NaCl solution, NaCl solution is isotonic with barium chloride solution, with a barium chloride solution, BaCl2 solution. Calculate strength in gram per liter, strength gram per liter of barium chloride solution. ये आइसोटोनिक क्या होता है बे? दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका क्या मतलब होता है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर। समझ में आता है? हाँ, तू खड़ी हो जाओ। अरे नहीं, वो पोल से जो चिपके। अरे तू नहीं, इधर इधर। तू बैठ पीछे, ये पोल के सामने खड़ी। तेरे पीछे के भी पीछे। मुझे पता है तुझे ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, खड़ी हो। आइसोटोनिक क्या होता है? नहीं पता ना तुझे? क्यों? क्यों नहीं पता है तुझे, ये बता। क्लास में बताया कभी मैंने? हाँ? ये भी नहीं पता है? क्या करने बैठी हो यहाँ? बैठी भी क्यों? वन मालिक है, कहीं ना कहीं कुछ अभी बताए हैं कि आइसोटोनिक क्या होता है, और अभी नहीं बता पा रहे हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है। समझ में आ रही है बात? वैसे अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है तो मैं स्टूडेंट गलती नहीं मानता, मैं टीचर गलती मानता हूँ कि भाई ठीक से नहीं पढ़ाया होगा। पर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो तू अगर नहीं बता पा रही है, ये पूरी तेरी गलती है। तो बगल में खड़ी हो।
बगल में दो लोग हैं क्या उधर? तुझे पता है आइसोटोनिक क्या होता है क्या? अगर तुझे सुनाई दिया, तुझे भी सुनाई देना चाहिए था वहाँ। वो ज़्यादा जरूरी था। ऐसे कैसे एक्सक्यूज दे देते? बैठ जा बैठ जा। ज़्यादा मैं बोलना पसंद नहीं करता वैसे लड़कियों को, कि अगर मैं बोलता हूँ तो लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हूँ। ठीक है, सबका जिंदा रहना जरूरी है। ताकि जितने भी आइसो वाले टर्म है तुम लोग जानते हो ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं बे? एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट। पता है ना? आइसोबार्स क्या होते हैं? एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोबारिक क्या होता है? आइसोबार और आइसोबारिक में डिफरेंस पता है ना? आइसोबारिक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोटोनिक क्या होता है? अभी पढ़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। पता नहीं तो आइसोटोनिक में क्या सोच रहे थे? सेम। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन सेम होता है, पढ़ाया हुआ है। आइसोडाइफर्स क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम। आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। पता है ना बे? ऐसे ही ढेर सारे आइसो सबका पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, वो बस लिखेगा आइसोटोनिक। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल पे। ज़्यादा कठिन था नहीं वैसे। खैर, तो NaCl है इधर और BaCl2 है। NaCl का कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.3। 0.3। और BaCl2 का कंसंट्रेशन कुछ नहीं दिया। मोलैरिटी मान ले, M है मोलैरिटी, मान कुछ तो मान सकते हो। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा? I की वैल्यू कितना है? ये 2 आएगा। और इसके I की वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 आएगा। इंटू RT इंटू RT, कौन ज़्यादा है? बराबर है। तो RT से तो RT क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो, ये RT पहली बार तुम लिखोगे, है ना? दूसरी बार भी शायद लिखो, और तीसरी बार से तुम सिर्फ I और M ही कंपेयर करने लग जाओगे। ठीक है, और इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। और इसीलिए DPP वगैरह दिया जाता है कि ये खुद से करो। तो ये RT बार बार कैंसिल हो जा रहा है, तो हम छोड़ो ना RT को, क्या जरूरत है? हम सिर्फ क्या कंपेयर करेंगे? I इंटू M। क्या इसको सॉल्व करके M कोई बता पाया आज तक? 0.2। ये कितना आया है? मोल पर लीटर। पर हमसे मोल पर लीटर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ग्राम पर लीटर पूछा है। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने का भी आया है? कैसे? मोल को ग्राम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? सर हाँ, इसी क्लास में है, रोज आता है। कहाँ है? क्या? उस दिन घर पे था, कहाँ है? मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता है, डेंगू होने के बाद भी। बैठ जा। कितना प्लेटलेट्स पहुंचा था तेरा? अरे डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स कम हुआ होगा ना बे? वो चेक भी नहीं करा तूने? कितना प्लेटलेट्स गया था मिनिमम? 42। हाँ हाँ मालूम है, 42 होता तो यहाँ बैठा होता तू। 42,000, ऑब्वियसली 42,000। 4200 भी नहीं बोल सकता, 4200 पे भी तो।
डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी घटता है, पता है ना तू लोगों को। डेंगू वाले मच्छर से बच के रहना, मच्छरों से ही बच के रहो, उसमें अब चूज नहीं करना कि अच्छा ठीक है ये डेंगू वाला नहीं है, काटने दे। ठीक है। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती है तो ऐसे मच्छर लगते हैं। ठीक है। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनको डेंगू होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, कि डेंगू के मच्छर थोड़े भारी होते हैं, ऊपर तक ज़्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाते हैं। और जो नीचे मोस्ट ऑफ टाइम ज़मीन पे ज़्यादा टाइम चलते हैं, है ना, और निक्कर पहने रहते हैं, उनको सबसे पहले होता है। क्या? तो अभी कुछ दिन तक मैं कहूँगा कि फुल पैंट जो होता है वो पहनो, और सॉक्स पहन के भी, घर पे भी सॉक्स पहन के रहो, क्योंकि सॉक्स के आर पार भी काट नहीं पाते। हाँ, कपड़े के थ्रू भी काट लेते हैं वो, सब बहुत हरामी होते हैं, मजाक नहीं कर रहा। और डेंगू के मच्छर, कुछ भी बीमारी हो जाए, कोविड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, डेंगू नहीं होना चाहिए। क्या? कोई डेंगू नहीं होना चाहिए। डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है। तुम्हें कोई हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा कि डेंगू कितना खतरनाक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अरे मुझे एक बार हुआ, ठीक है, मैं तो बच गया था। क्या? पर मेरे एक फ्रेंड हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, उनके बच्चे को हुआ था डेंगू। हाँ। और और वो, हाँ, ऐसे ही नॉर्मली ऐसे घूमता था तो उसको डेंगू हुआ था। तो हॉस्पिटल में ऐसे जब तबीयत खराब हुई, पैरासीटामोल हल्को ही देता है, पैरासीटामोल दे के फीवर सही हो गया। और 3 दिन तक पैरासीटामोल देने से भी नहीं ठीक हुआ, तो इनको लगा कि वायरल है, डॉक्टर को दिखाया, वायरल दी, 5 दिन तक वायरल वाली दवाई खाया तो भी कुछ नहीं, फिर से नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर बोला चेकअप कराइए, डेंगू निकला। हाँ। और उसके बाद फिर तब उनकी हालत ख़राब हुई कि यार, अगर डेंगू अभी पता चला है, तो वो 1 हफ्ता पहले से। हाँ। डेंगू के साथ दिक्कत ये है कि डेंगू का जो वायरस होता है, उसका कोई ऐसा दवाई नहीं है कि उसको मारा जा सकता है, उसको मार नहीं सकते, अपने मन से बढ़ता है और धीरे धीरे बुढ़ा होके खुद। क्या? और उसका जो लाइफ स्पैन होता है 15 से 20 दिन का होता है। क्या? 15 से 20 दिन रहता है। तो अब 7 दिन में वो काफ़ी जवान हो जाता है। क्या? जब जो 20 दिन में मर जाए, वो तो 7 दिन में जवान तो हो ही जाएगा। 7 दिन में वो अपने फुल एज पे होता है, और 7 से लेके 15 के बीच में वो काफ़ी यंग होता है, और सबसे ज़्यादा डैमेज वो उसी पीरियड में करता है। ठीक है। और उसका काम होता है प्लेटलेट्स को कम करना। प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से उस ड्यूरेशन में घटता है, और वहाँ पे प्लेटलेट्स को काफ़ी कंट्रोल करके रखना होता है ना। और अगर वैसे नॉर्मल प्लेटलेट्स क्या होता है कि 1.5 लाख के ऊपर रहता है। ठीक है, नॉर्मल अगर 1.5 लाख से ऊपर हो तो, 150 नहीं, 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर रहता है ना। 1 लाख से नीचे आएगा तो कोई फर्क नहीं होगा, नॉर्मल फीवर में 1 लाख से नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर प्लेटलेट धीरे धीरे घटता है, तो पहले 1.5 लाख होता है, तो फिर एक 20 होगा, फिर एक 10 होगा, फिर एक होगा, फिर 90 होगा, 80 होगा, है ना। फिर एकदम से डिप करता है प्लेटलेट्स, 80 धीरे धीरे घट रहा है तो लोगों को लगता है कि चलो अगले दिन 70 आएगा, फिर उसके बाद 40 हो जाता है, फिर अगले दिन 20 हो जाए, है ना, फिर हो सकता है 5 हो जाए, ऐसे हो जाता है। और वो डेथ, अगर 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 5 हो गया या 10 से नीचे चला गया, सीधा डेथ होगी, फिर बचोगे नहीं। 40 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा इचिंग होने लगती है, ऐसा बॉडी में इचिंग होती है। और उसके बाद 20 के नीचे जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स घटता जाएगा तो फिर तुम्हें शायद जीभ के ऊपर तुम्हारे ब्लड आना शुरू हो जाएगा, फिर इधर से भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। 10 के नीचे गए तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मर जाओगे। ठीक है। अ, उनको क्या हुआ था कि प्लेटलेट्स कहीं मिल नहीं रहा था, डेंगू फैला हुआ था, प्लेटलेट्स किसी को नहीं रहा था, तो हम लोग पहुँचे थे, मेरा वो पॉजिटिव है, मैं पहुँच गया कि भैया पॉजिटिव वाले हर जगह पहुँचे ही रहते हैं, तो लेना मेरा। तो डोनर की कमी नहीं थी, डोनर तो बहुत सारे लोग थे, सब लोग पहुँच गए थे, पर प्लेटलेट निकालने वाली मशीन जो होती है वो खाली एक ही थी इधर शेखर हॉस्पिटल में। हाँ, तो वहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई थी, मिल नहीं रहा था, और उधर प्लेटलेट्स घटता जा रहा था, जब चेक कर रहे हैं तब घटता आ रहा था, 40 के करीब में पहुँच गया था। अभी डॉक्टर ने बोला कि प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेटलेट्स लेके पहुँचे और चढ़ा रहे थे, तो उसको थोड़ा सा इचिंग विचिंग स्टार्ट हो गई। इचिंग स्टार्ट होने का मतलब कि प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन, के बाद से अगर प्लेटलेट नहीं चढ़ा, मरना तय था।
इचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। हमारे पास अभी प्लेटलेट्स अभी हम लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं, निकाल के अलग निकालने में भी टाइम लगता है, निकाल के लेके जा रहे हैं, तब तक काफ़ी फिर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई। पर एकदम टाइम पे जैसे ब्लीडिंग हल्का हल्का सा जीभ के ऊपर उसके दिखने लग गया था, पर तब तक लगा दिया गया, जस्ट उसको मतलब निकाला है मौत काइंड ऑफ ऐसा। वो एक्सपीरियंस तो बड़ा ही खतरनाक। उस टाइम पे जो मैंने बाइक चलाई थी भाई, मुझे लग रहा था कि अभी हम ही न चले जाए बाइक में, पता चले हम प्लेटलेट लेके हम ही पैचे हो गए, हमें ही फिर वो खून चढ़ाया चारा क्या करके। तो प्लेटलेट्स वाले टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। डेंगू का मच्छर काटे ही नहीं तो अच्छा है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, बहुत सारी दवाइयाँ आते हैं, वो ओडोमॉस आता है, पैर पे लगा के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ, बस 2-3 महीने की बात है, इस टाइम पे बच जाओ, बाद में फिर डेंगू नहीं होगा। हाँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं खास तौर से उनके लिए, जो ऊपर रहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी हो सकता है, पर वो भी प्रिकॉशन रखें। अभी इस समय डेंगू से बच के रहो। ये जो हाफ हाफ शर्ट पहन टी शर्ट मत पहना करो। पहन के आना, पैर में भी कुछ कुछ जगह निक्कर पहन के घूमते रहते हैं सब, निक्कर पहन के जॉगिंग मत करना अभी कुछ दिन तक। हाँ, ये नहीं कि इट्स माई चॉइस, ये सब नहीं चलेगा। मच्छर काटेगा ना तो तुम्हारी चॉइस नहीं होगी। तो मोलैरिटी आ गई इतना। तो अरे समय समाप्त हो गया क्या बे? तो क्या तुम वेट इन ग्राम वेट वेट भी निकाल सकते हो क्या? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200? मॉलिक्यूलर वेट 200? कितना आ रहा है? 111? अभी कैल्शियम अरे बेरियम दिए थे क्या? बेरियम का कितना होता है? 137 प्लस 71, ये कितना आ रहा है? 208? अरे हाँ यार, मैं कैल्शियम जोड़ रहा था। तो यहाँ पर इसको 208 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 4 ग्राम पर लीटर। दिख रहा है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो फिर छोड़ दो। देखो, बेरियम क्लोराइड ऑफ स्ट्रेंथ, बेरियम क्लोराइड ऑफ स्ट्रेंथ 41.6 ग्राम पर लीटर इज आइसोटोनिक विथ is isotonic with isotonic with an NaCl solution, an NaCl solution. Calculate ग्राम स्ट्रेंथ ऑफ NaCl solution। कर लोगे ना बे? कर लेना। थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ और नॉन आइडियल सोल्यूशन और एजियोट्रॉप, इन सब के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ा क्या। मैं सोचा था आज खत्म हो जाएगा, पर अब अगली क्लास में खत्म होगा। ठीक।